सब लोग म्यूट करें अपनी तरफ से। तो सोचता हूँ कि आप लोगों का ऐसा एक प्रभाव पड़ना चाहिए कि सबका पता लगना चाहिए, अरे उस कोचिंग से है ना। सिमिलर काम कुछ भी ऐसा ही कभी कभार मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, है ना। और इससे ना एक डर पैदा होता है दूसरों में, यार ये तो वैलेंटाइन डे भी नहीं मनाते हैं, ये तो तब भी पढ़ ही रहे हैं, इनको तब भी आयुर्वेद सूझ रहे हैं, है ना। भ्रम की स्थिति तो पैदा करो ना, दूसरे तो हेलुसिनेशन में रहने चाहिए। तो आपको इतना ही तो कहा था, बस एक दिन के लिए स्टेटस शेयर करें, आप लोग वो भी नहीं फॉलो करते प्रॉपर तरीके से। आगे तो मेरा बीच में एक बार ऐसा मन था कि जैसे सिलेक्टर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, या जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, कि कुछ भी ऐसा कोचिंग वाला कुछ भी ऐसा टैग या कोई टी शर्ट टाइप, कुछ बैग टाइप, कुछ भी सबको दी जाए सेम, है ना। और देखो टी शर्ट करे हमारा काम चलेगा सबको कि एक कॉमन टी शर्ट ब्लैक व्हाइट कुछ भी ऐसी, सबको अपना देके 3 साइज में अपना, जो मोटे हैं पतले हैं उसी हिसाब से, सोल क्रिश के हिसाब से सबको सेम सेम पहना के, कभी किसी एक दिन कुछ भी, जिस दिन जैसे पार्टी सिस्टम चल रहा है, कुछ भी अपना ऐसा है सिलेक्शन हो रखे हैं, जो भी सेम फोटो खींची हो सभी की, एक अलग सा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। समथिंग डिफरेंट आयुर्वेद में भी होना चाहिए ना, वो लोग नहीं करते हैं क्या, ये लोग करते हैं सभी, कोटा क्लासेस, आकाश वगैरह ये लोग करते हैं सभी, है ना। तो हमें इसलिए नहीं चाहिए प्रमोशन, हमें इसलिए चाहिए कि आयुर्वेद में भी कुछ तो अलग करे ना यार, कभी कहीं तो सिस्टम चेंज करे ना, कुछ है ही नहीं ऐसा, कोई कुछ करता ही नहीं, बस एक ही काम है, बस आयुर्वेद में संहिता खोल के फटाफट फटाफट करके पढ़ा देते हैं, बात खत्म। इन चीजों में ना, इन चीजों से एक वो पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ ये हमारा कोचिंग, हमारी कोचिंग, हमारा ये फलाना, तो एक वो वाली जब तक आप फील करेंगे ना, जब आप वो चीजें, तो आप पढ़ेंगे भी उन चीजों के हिसाब से, वैसे ही आप फॉलो भी करेंगे, है ना। नहीं तो फिर वही रहता है, ठीक है आपने 1 साल ही यहाँ है, एक कॉलेज में भी आप कहीं 3 साल होंगे, कहीं 5 साल होंगे, लेकिन एक बार के लिए एक फीलिंग तो आती है ना यार, अपना कॉलेज है, कुछ भी ऐसा कभी कभार, और जहाँ से मिलना ही है आपको, कहीं ना कुछ तो हासिल होना ही है ना, चाहे ज्ञान मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है कॉलेज में, चाहे स्टाइपेंड मिल रहा है, जो भी है ना। वो चाहे उस ड्यूरेशन में, उस समय पे बेकार लग रहा होता है, जब पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं ना, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, फिर बहुत अच्छा लगता है। ये कोचिंग को आप वही लोग मिस करते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना। बाकी लोग तो फिर मिसिस मुसिस वाले तो फिर आप समझ रहे हो ना क्या ही करेंगे, बाकी लोगों का तो काम अलग ही हो जाता है, फिर मिलनी तो वही मिस करेंगे जो लोग सिलेक्ट होंगे, जो नहीं होंगे सिलेक्ट तो थोड़ा सा दिक्कत है, वो मिस क्या करेंगे, तो यही होंगे ना, रिपीटिशन में आएंगे, या घर बैठे भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे। तो अच्छा, आप छोटी छोटी चीजें तो फॉलो किया करो सभी लोग, ऑनलाइन वाले भी सुन लिया करो कभी कभार, काम तो दिए ही है भगवान ने आप लोगों को भी, बस 2 दे दिए, ये गड़बड़ कर दी है तुम्हारी। ऑनलाइन वाले ना एकदम मोक्ष प्राप्त किए हुए हैं, सभी मुक्त हैं, हर चीज से निवृत्त हो चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं करना है ना? कभी कभी क्लास अटेंड कर लेते हैं, एहसान हो जाता है इनका, बाकी तो सब चल ही रहा है। कहाँ तक बात हुई थी आयुर्वेद इतिहास में? ऋग्वेद, अथर्ववेद कंप्लीट हो गया था, सब पॉइंट्स पढ़े भी हैं आपने? क्या हो गया? हाँ कोई नहीं, वही अथर्ववेद में उतना ही 1 आध पॉइंट और होगा कि लिखवा देते हैं अगर कुछ बचा होगा तो। लास्ट पॉइंट तो आपने अथर्ववेद में लिखा होगा, गोपद ब्राह्मण में उल्लेख है कि अथर्ववेद के अंतर्गत ही, है ना, उसकी बात की होगी। फिर उसके बाद नोट में लिखा होगा कल कि ऋतु संधि का उल्लेख, ऋतु संधि में ही रोग होते हैं तो उन्हीं में यज्ञ कराना चाहिए, कुछ ऐसा पॉइंट लिखा था आपने। फिर ऋतु संधि के बारे में लिखा होगा कि दोनों भागवत वर्णन किया, 14 दिन का है। उसी के साथ यम दंष्ट्रा काल लिखा होगा, यम मतलब यमराज, उसके दाढ़ में जाने के समान थोड़ा सा एक ऐसा काल समझे आप, जो हल्के से प्लस माइनस पथ्य अपथ्य करने से ही आप गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, तो डिजीज हो जाएंगी, आप पेशेंट जो है मतलब मरण अवस्था रिष्ट वृष्ट में चला जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के उस टाइम खाना पीना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ लिखा था आपने कल, यहीं तक बात हुई थी।
अथर्ववेद में नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखना, अथर्ववेद में इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो रक्तस्राव निवृत्ति के लिए धमनी बंधन का उल्लेख। रक्तस्राव निवृत्ति के लिए रक्तस्राव निवृत्ति के लिए धमनी बंधन का उल्लेख। रक्तस्राव निवृत्ति के लिए धमनी बंधन का उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अपची रोग में, अपची रोग है एक, अपच बड़ी की मात्रा सुना है ना, अपची किसने वर्णन किया है? सुश्रुत निदान में मिलता है आपको। अपची रोग जो है कहाँ होता है? हनु, कक्षा, अंश वगैरह इन सब प्रदेशों पे होता है। तो कह रहा है अपची जो है श्लाका द्वारा भेदन, अपची रोग में एरो डाल के ना, श्लाका द्वारा भेदन, अपची रोग में श्लाका द्वारा भेदन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो स्त्री प्रजनन अंगों में, स्त्री के प्रजनन अंगों में योनि और गविनिका, योनि और गविनिका, ग व छोटी की मात्रा, गविनिका व बड़ी की मात्रा न छोटी की मात्रा, गविनिका व बड़ी की मात्रा न छोटी की मात्रा, क आकरंडा, गविनिका शब्दों का उल्लेख। गविनिका से क्या लेते हैं हम? यूरेटर, ब्रैकेट में लिख लेना, यूरेटर के लिए आया गविनिका शब्द जो है यहाँ पर, मूत्र नली कह लो या जो भी कह लो आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, लिखो कौशिक सूत्र में, इसी में अथर्ववेद के अंतर्गत ही, कौशिक सूत्र में अनेक उपचारों का वर्णन। जैसे वातिक तकमा रोग में, वातिक तकमा, तकमा शब्द किसके लिए था? विषम ज्वर के लिए। तो वातिक तकमा रोग में, वातिक तकमा रोग में एरो डाल के लिखना, मासरस पान। वातिक तकमा रोग में मासरस पान। पित्तज में तैलपान, पित्तज में तैलपान, कफज में मधुपान। वातज में मासरस, पित्तज में तैलपान, कफज में मधुपान। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, देखो सोम को औषधियों का राजा माना है अथर्ववेद में। नेक्स्ट पॉइंट, सोम को औषधियों का राजा, सोम यानी चंद्रमा, सोम यानी चंद्रमा, उनको औषधियों का क्या कहा है? राजा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तलाशा को वृक्षों की रानी माना है। तलाशा, तलाश जैसे लिखते हो सर्च तलाश, वैसी तलाशा, श पे आकर अंडा, तलाशा को वृक्षों की रानी माना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो वनस्पतियों का पिता अंतरिक्ष, जो भी वनस्पति वगैरह जितनी भी हैं सृष्टि में, उन सब का पिता कौन है? अंतरिक्ष। माता कौन है? पृथ्वी। जितनी भी वनस्पति हैं, माता कौन है? पृथ्वी। उसके बाद मूल क्या है? समुद्र। मूल क्या है? समुद्र। अब मूल तो समुद्र का है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, औषधियों के उद्गम स्थान में भूमि को श्रेष्ठ माना गया है। औषधियों के उद्गम स्थान में भूमि को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, औषधियों में रुद्र और अग्नि का वास माना गया है। औषधियों में रुद्र प्लस अग्नि का वास। नोट डाल के लिखना फिर, नोट डाल के लिखो, शारंगर में ज्वर के 25 भेदों का उल्लेख। नोट में 4-5 पॉइंट लिखना, जीके टाइप ऐसे इधर उधर के। शारंगर में ज्वर के 25 भेदों का उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट में ही लिखो, वैश्वानर चूर्ण। वैश्वानर किसका पर्याय था? अग्नि का ना।
तो वैश्वानर चूर्ण लिखना है यहाँ पर, वैश्वानर चूर्ण इन आमवाद, वैश्वानर चूर्ण इन आमवाद। वहीं लिखना ब्रैकेट में मुख्य घटक हरित की, मुख्य घटक हरित की। नेक्स्ट पॉइंट लिखना देवनागरी लिपि में, नोट में लिखना देवनागरी लिपि में क शब्द का अर्थ, क कबूतर वाला, क शब्द का अर्थ जल, क शब्द का अर्थ जल, और का शब्द का अर्थ, क आकर अंडा का शब्द का अर्थ थोड़ा, अल्प। का शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना का जल, है ना, का जल मतलब थोड़ा जल, का जलम यानी थोड़ा जल। का उष्ण, है ना, वो तो का उष्ण इकट्ठे में आप ओ बना देते हो, का उष्ण, क्योंकि उष्ण का आ के बाद ओ ऊ आता है तो ओ हो जाता है। आप संधि पढ़ेंगे ना, संधि पढ़ाएंगे आपको, एक कुछ सिद्धांत लिखवाएंगे आपको कि अ के बाद अ या बड़े आ के बाद ऊ आता है तो उसको ओ हो जाता है। ऐसे आपको प्रिंसिपल लिखवाएंगे कुछ संधि के, है ना। तो वहां पे आप का या का कहें आप, और उसके बाद आप उष्ण लिखेंगे तो अ आ रहा है ना लास्ट में, और उधर उष्ण आ रहा है दूसरे, तो दोनों का संधि करेंगे तो कौष्ण, कौष्ण करके लिखते हो, क ओ की मात्रा लिखते हो, फिर आप ऐसे लिखते हो ना, क उष्ण इकट्ठा लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, क ओ की मात्रा आधा श अण, है ना। तो वो वैसा ही, वो का मतलब हो गया जल, और का मतलब हो गया थोड़ा यानी अल्प। नेक्स्ट पॉइंट लिखना ख आकाश और अभ्रक, ख से आकाश या अभ्रक दोनों शब्द आते हैं, ख से आकाश भी और अभ्रक के लिए भी आता है ख। खग से काशीस, ख और ग, खग, खग शब्द से काशीस। च चरखे वाला, च से पित्त, च शब्द चरखे वाला, च से पित्त। वो संस्कृत में च से और तो लेते ही हैं हम, वो तो मात्रा, माता च पिता च कह दो अगर आप, तो माता और पिता, है ना, वो तो अलग बात है और वाला। बाकी च शब्द से पित्त के लिए भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर उसके बाद नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट इससे अलग लिखो, चरक ने जनपद उध्वंस का वर्णन, चरक ने जनपद उध्वंस का वर्णन सुश्रुत ने इसे मरक कहा है, मरक, मरक, किसको, जनपद उध्वंस को। सुश्रुत ने क्या कहा है उसको, मरक, और भेल ने क्या कहा है, जनमार। भेल ने क्या कहा है, जनमार, जनमार। नेक्स्ट एक बुक का नाम लिखना, लिखो चतुर्वर्ग चिंतामणि, एक बुक का नाम लिखना नोट में ही, चतुर्वर्ग चिंतामणि, चतुर्वर्ग चिंतामणि रिटन बाय हिमाद्री, चतुर्वर्ग चिंतामणि रिटन बाय हिमाद्री। हिमाद्री का काल, हिमाद्री का काल, इतनी देर लगा दी, हिमाद्री का काल, प्रीति हिमाद्री का काल क्यों, हिमाद्री तो खाई गई बीच में, है तो खाई गई। निमोनिक लिखना 13वीं सदी के लिए हिमाद्री का काल जो है 13वीं सदी होता है, एक निमोनिक लिख लेंगे 13वीं सदी के लिए, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी। क्या है निमोनिक, 13 आईना है शारंगर। ये काल वाले ना सब निमोनिक मेरे बनाए हुए सब, अब इतने कोचिंग वाले बिल पढ़ाते हैं ना इधर उधर, बड़ा गुस्सा आता है कभी कभार। नहीं, अपने बनाई हुई चीज अपनी मेहनत को ही खा लेते हैं, हम बांट रहे हैं अपने बच्चों को, बात अलग है। अब मेरा तुम्हें काम है आपको देना, आपसे श्रम ले रहे हैं तो श्रमिक कुछ ले रहे हैं तो आपको देना ही है ना। आपके लिए ट्रिक्स आप ही के लिए बनाई है या अपने लिए बनाई थी कभी। अब जच्चा बच्चा सब पढ़ी जा रहे हैं, है ना, जच्चा बच्चा समझते हैं, माँ बेटे मतलब जच्चा बच्चा नहीं बोलते गायनी में कि जच्चा बच्चा सुरक्षित रहना, मतलब कहने का मतलब हर कोई पढ़े जा रहा है।
थोड़ा बहुत तो शर्म करनी चाहिए ना, किसी की चीजें ऐसे नहीं कॉपी कर, पूरी पूरी नहीं कॉपी करनी चाहिए, कुछ तो चेंज करो ना, करता ही नहीं है कोई भी। या इतना ही कर लो कम से कम, और दो चार अचारे जोड़ लो इसमें, तब कुछ बता लो अपना निमोनिक, या कुछ और दो ऐड करा लो ना, एज इट इज चिपवाई जा रहे हैं। गंदी बात, गंदी बात ना, पाप लगेगा। कब लगेगा, लगता लुगता नहीं है। चलो ना ही लगे, हमें क्या लेना है, अपने आप देखी जाएगी। अच्छा तो है वैसे, बढ़िया ही है, मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बढ़िया ही तो है उनके लिए, कॉपी पे ही तो रह जाएंगे वो, उनका अपना वो तो रहेगा नहीं कभी। जब अपना करने लगेंगे तो अच्छा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, और हमारे लिए बढ़िया ही है, इसी में ही रहें, है ना। तो निमोनिक लिखना आप, तेरा आईना है शारंगधर। हमें तो अपने बनाए निमोनिक तो आसान लगते हैं, याद हो जाते हैं, पता नहीं आप लोगों को लगते हैं नहीं लगते हैं। अगर ना भी लगे तो आप सिमिलर इधर उधर जोड़ तोड़ के, मैं कई बच्चों को देखता हूँ, जैसे वो पता है क्या करते हैं, मैनिपुलेट अपने हिसाब से कर लेते हैं। जैसे आपको कोई चीज नहीं डिकोड हो रही है बार बार उससे, तो आप उसको कुछ अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखने से मतलब, मैं बार बार कहता हूँ, है ना, उसमें चाहे आप नॉन वेज डालें, चाहे वेज डालें, गंदगी डालें, चाहे अच्छाई डालें, जो मर्जी करें, भगवान के नाम का हो, शैतान के नाम का हो, किसी भी नाम का हो, आपको याद आना चाहिए, बस क्वेश्चन निकलना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें सिर्फ याद रहना चाहिए। जितना जो हम इधर उधर का बनाते हैं ना ऊट पटांग सा एमी, तो वो उतना ही अच्छे से याद रह जाता है। हमारा जो लेमन लैंग्वेजेस हैं वहां से उठाकर। हाँ, लेकिन जब भी आप अपना कोई निमोनिक या अपनी ट्रिक कोई क्रिएट करते हैं ना, आप ये कोशिश करें कि जो आप निमोनिक बनाने जा रहे हैं जिसके लिए, वो बीच में मेंशन जरूर करें। जैसे हमने बनाया 13वीं सदी के लिए, तो तेरा आईना है शारंगधर, तेरा बीच में आ गया ना, वो आपको हमेशा निमोनिक याद आ गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 13वीं सदी के लिए था। जब कभी हम कई बार बनाने भी पड़ते हैं, दूसरे नहीं बन पाते या जैसा भी, तो अगर आप दूसरा बना भी रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसको इस हिसाब से स्वभाव से ढालें कि आपको पता लग जाए, क्योंकि बाद में ना आपको निमोनिक तो पता ये नहीं पता होता किसका है, बहुत इकट्ठे हो जाएंगे ना निमोनिक भी, तो वो थोड़ा सा। और दूसरा मैं कह तो देता हूँ, फिर आप लोग उसी लाइन पे चले जाते हो कि निमोनिक अपना भी क्रिएट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रसायन 2 प्रकार का, कुटी प्रवेशिक वाताद, उसको भी, अभी इन चीजों के थोड़े ना ऐसे निमोनिक बनाने होते हैं, ऐसे तो फिर पता नहीं कितनी चीजों के कितने टाइप है ना, हर चीज का निमोनिक नहीं होता है। निमोनिक देखो, काल नहीं याद रहते हैं सबके, तो वो जरूरी है कि आपको काल के निमोनिक, और भी बतेरों को देंगे आपको काल के, मेरे ख्याल से नहीं भी ज्यादा, 10-12 निमोनिक होंगे जिनसे सारे काल याद हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों के बस आपको बनाने हैं। जैसे हम जात हारिणी पढ़ते हैं काश्यप में, वो नहीं याद रहती कौन सी साध्य कौन सी यापे। अच्छा, वहां भी कई जगह स्मार्टली चलते हैं। जैसे आपको याद है मूलिनी फलिनी पढ़ाया होगा आपको कभी, है ना। दोनों के विरेचक जो है, एक के 10 हैं, एक के 11 हैं। हम 10 का निमोनिक बनाते, 11 को हम क्यों बनाए? हम 10 वाला याद करेंगे ना, 11 वाला रेस्ट छोड़ देते हैं, बाकी जो बचे वो 11। तो समझो ऐसा ही ना, नहीं। अरे शंख के अंत कोटर में विडंग डालकर कली तक वीर्य ने कांपते अभय को मार डाला, याद है ना। जो विरेचक के लिए हम 10 ही तो पढ़ते हैं, किसमें आते हैं विरेचक 10? मूलिनी में, फलिनी में? फलिनी में। मूलिनी में तो विरेचक 11 हो जाते हैं, चाहे वो 16 है ना। जो मूलिनी है वो कम है टोटल संख्या में, फलिनी ज्यादा है संख्या में, लेकिन उसके विरेचक ज्यादा है मूलिनी के। पता नहीं कुछ को समझ में नहीं आ रहा, वो छोड़ो, तुम रहने, तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। कहीं तुम मेरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे एक लाइट निकलेगी उनकी आंख से और भस्म कर देंगे, बिल्कुल एकदम स्थिर अवस्था। मुझे पता ही नहीं लगता कि वो मेरे को ही देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। बड़ा अजीब सा रिएक्शन देते हो आप लोग, हिलते ही नहीं हो, बिल्कुल स्तब्ध हो, ऐसे देख रहे हो, एक टकाटक लगा के, पता नहीं क्या ही कर रहे हो। कुछ हाँ ना, हाँ कुछ तो करा करो ना, मुंडी मुंडी हिला लिया करो कुछ। पता ही नहीं लगता तुम लोगों का कि कुछ समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। सब पीछे सब समझ में आता है जो बोला जा रहा है, बात समझ में आ रही है। पूजा, पता है किसके बारे में बात कर रहे थे? किसके विरेचक? मूलिनी में नहीं आते? मूलिनी फलिनी दोनों में आते हैं विरेचक। पढ़ा है चरक सूत्र, शुरू से पढ़ा था, फिर पता होना चाहिए था मूलिनी फलिनी विरेचक क्या है। खैर चलो, लंबी बात हो जाएगी। अभी यहाँ तो क्या लिखा आपने अभी? हाँ निमोनिक लिख रहे थे आप, तेरा आईना है शारंगधर, तो ये ट्रिक क्या, निमोनिक लिख लेंगे। तेरा आईना है शारंगधर, 13 से मतलब 13, 13वीं सदी के लिए हो जाएगा। आईना में 3 आचार्य हो जाएंगे, आईना शीशे वाला है ना। आ से अरुणदत्त, ई से इंदु, ना से निश्चल कर। आ से अरुणदत्त, ई से इंदु, ना से निश्चल कर, है से हिमाद्री, आईना है शारंगधर, शारंगधर से शारंगधर, है ना। तो ये सभी 5 आचार्य हो गए होंगे यहाँ पर।
आ से अरुणदत्त, ई से इंदु, ना से निश्चलकर, है से हिमाद्री, शारंगधर से शारंगधर, सभी 13वीं सदी के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर नोट में ही देखो, शारंगधर ने आग्नेय औषधियां विंध्य पर्वत से, शारंगधर ने क्या कहा है कि आग्नेय औषधियां कहां से लें? विंध्य पर्वत से, और सौम्य औषधियां हिमालय पर्वत से। नोट में लिख रहे हो आप सब कुछ पॉइंट्स जो हैं, आग्नेय औषधियां विंध्य पर्वत से और सौम्य औषधियां हिमालय पर्वत से ग्रहण करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, लिखो वृंद माधव ने, वृंद माधव के ब्रैकेट में लिखना 9वीं सदी, वृंद माधव के ब्रैकेट में लिखना 9वीं सदी। वृंद माधव ने द्रोण पुष्पी, प्लांट का नाम है द्रोण पुष्पी स्वरस, द्रोण पुष्पी स्वरस का अंजन इन कामला रोग, द्रोण पुष्पी स्वरस का अंजन कामला रोग। क्वेश्चन तो आपसे ऐसा पूछा गया था, कौन से आचार्य हैं ऐसे जिन्होंने कामला रोग में अंजन चिकित्सा बताई है? तो कामला रोग में अंजन चिकित्सा भाई वृंद माधव, और अंजन भी किसका दे रहा है? द्रोण पुष्पी स्वरस का अंजन। बाकी तो किसी ने अंजन अंजन की बात नहीं की ना कामला में, आपने कोई योग नहीं पढ़ा होगा, है ना? तो चलो, शायद आप क्या करते हो, आप जब भी आप वो देखते हो पैलर वगैरह ये सब चेक करते हो, आप आइज में तो देखते हो ना कंजक्टाइवा वगैरह पे, है ना, कि पेल कलर है या क्या है, येलोइश है, कैसा है कैसा नहीं, है ना? तो सही है, वहां पे डाल रहा होगा शायद इफेक्ट के लिए, जो भी लगा लो आप, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, नोट से अलग एक निमोनिक लिख लेना 9वीं सदी के लिए, पहले नोट में ही, नोट में ही 9वीं सदी के लिए भी निमोनिक लिख लो गया, 9th के लिए वृंद माधव 9वीं सदी के हैं, तो एक निमोनिक लिख लेना, वृंदा आषाढ़ में जेजट से 9 बजे मिली, वृंदा आषाढ़ में जेजट से 9 बजे मिली। ये हमारी बैचमेट है वृंदा, उसी पे बनाया गया, फिल्माया गया एनिमोनिक जो है। वृंदा जो है आषाढ़ में जेजट से 9 बजे मिली। वैसे तो वृंदा एक पतिव्रता, एक राक्षस की पत्नी थी, जो आज के टाइम पे जिसको आप तुलसी के नाम से जानते हैं, है ना? जानते हैं? उनका पहले नाम, हाँ, शालिग्राम, शालिग्राम तो भगवान थे, वो तो उन्होंने तो छल करके उनके साथ संभोग किया था भगवान विष्णु ने, तो वो फिर कोपित हो गई थी काफी कि आपने गलत किया है, ऐसा किया तो फिर भगवान रुद्र बीच में आए कि सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझो लीला थी, जरूरी थी, आपका पतिव्रत जो है भंग कराना था, क्योंकि आपके पति को मारना ही मारना है, राक्षस है वो, है ना? और आपका पतिव्रत बीच में आ रहा है, औरत में शक्तियां तो है ही, सब कुछ है ही नहीं में, आदमी तो बेकार है ना? आपने पढ़ा ना, सब कुछ किसमें प्रतिष्ठित है? स्त्री में, है ना? लक्ष्मी, विद्या, लोक, सब कुछ, संतान, अपत्य, सब कुछ इन्हीं में प्रतिष्ठित है, ऐसा कहा है ना चरक चिकित्सा 2 में, तो आप लोग जानते ही हो। तो उन्होंने फिर वहां उतना बड़ा, इतना तगड़ा पतिव्रत था उनका कि उनके पति की, उनके जो पति थे उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी इतनी जल्दी, तो वो बहुत दिक्कत हो रहा था, तो मारना था, तो फिर भगवान को लीला रचनी पड़ी, उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हीं के पति का वेश धारण किया था भगवान विष्णु ने, तो वो संभोग के समय फिर उनको शक तो डाउट तो हो ही गया था, तो उन्होंने फिर श्राप श्रूप दे दिया, पत्थर का बना दिया। फिर तब से उनको कहा गया कि ऐसा ना समझें आप, अब से आपकी पूजा भी, उसने कहा ना वृंदा ने कि भी अब तो मेरे को सब निकृष्ट समझेंगे, है ना? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी दुनिया, हम भगवान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा जाओ, आज से पूजा होगी, तुम्हारा नाम तुलसी, और पूजा होगी, और मेरा जब भी पत्थर जो तुमने मुझे बनाया साथ में जो रख के पूजे, उसके दोबारे नहीं आ रहे हैं। शालिग्राम जो है इसलिए तुलसी के पास रखा जाता है, और साथ में लक्ष्मी का भाई कौन? शंख। उन्होंने कहा ये 3 चीजें जहां जिस घर में पाई जाएंगी, एक शंख, एक तुलसी और एक शालिग्राम पत्थर, ये 3 चीजें जिस घर में पाई जाएंगी वो घर समृद्ध होगा, उस घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्लेश नहीं होगा, धन धान्य कभी किसी चीज की ऐसा नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते, फिर सब मान जाते थे, कहते अच्छा ऐसा होगा, लाओ फिर फटाफट, है ना? सब फिर तुलसी पत्थर सब रखते हैं, और तुलसी का तो साइंटिफिक भी वो काफी बताए गए हैं, आपने पढ़ा होगा तुलसी उलसी को, सुना होगा ना, तो करना चाहिए। खैर चलो, हम लोग वापिस आते हैं यहाँ पर। तो वृंदा आषाढ़ में जेजट से 9 बजे मिली, तो 9 बजे मतलब 9वीं सदी के लिए हो गया। वृंदा से वृंद माधव, आषाढ़ से आषाढ़ वर्मा,
और जेजट से जेजट, तो तीनों का काल क्या हो गया, 9वीं सदी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना फिर उसके बाद नोट से अलग आयुर्वेद इतिहास में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप आयुर्वेद अवतरण। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण में लिखना फर्स्ट पॉइंट लिखो, आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा, वो हमने शुरू में बात की थी, ब्रह्मा। आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा ब्रह्मा, ब्रैकेट में लिखना अष्टांग हृदय ने इन्हें अपूर्व वैद्य कहा है। आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा ब्रह्मा, ब्रैकेट में लिखना अष्टांग हृदय ने इन्हें अपूर्व वैद्य। जब कभी आपको अष्टांग हृदय पढ़ाई गई होगी या पढ़ाएंगे, कभी आप अष्टांग हृदय खोल के देखना, पहला चैप्टर है ना जहां सूत्र स्थान का, जहां से अष्टांग हृदय शुरू होती है, वहां सबसे ऊपर पहला जो श्लोक है, जस्ट नाम के बाद ही, चैप्टर के नाम के बाद ही पहले श्लोक में ऐसा ही है कि अपूर्वाय वैद्य नमयन्ते, मतलब उन्होंने पहले अपूर्व वैद्य नहीं ब्रह्मा को नमन करके देन संहिता शुरू की है। कभी भी आप अष्टांग हृदय पढ़ें तो बताया होगा आपके यूजी टीचर्स ने आपको, तो ऐसा जो है अपूर्व ब्रह्मा यानी अपूर्व वैद्य ब्रह्मा को पहले नमन करके देन अष्टांग हृदय का स्टार्टिंग की गई है ना। तो यहाँ पे लिख लेना आप, ब्रह्मा के ब्रैकेट में अष्टांग हृदय ने इन्हें अपूर्व, मतलब जिसके पहले कोई नहीं, यानी सबसे प्रथम, एक तरह से कहने का मतलब प्रशंसा में अपूर्व वैद्य कहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो इन्होंने, ब्रह्मा ने 1000 अध्याय व 1,00,000 श्लोक वाली ब्रह्म संहिता का निर्माण किया। 1000 अध्याय व 1,00,000 श्लोक वाली ब्रह्म संहिता का निर्माण किया। तो ब्रह्म संहिता सबसे बड़ी संहिता है ना, बट नॉट अवेलेबल है ना, यहाँ नहीं मिलती है, कभी कहो लाइब्रेरी में है। ब्रह्म संहिता हमारे पास नहीं है, वहीं थी देवलोक में है ना, भूलोक पर नहीं है, कभी कहीं भूलोक पर पाई गई है ऐसा कुछ है ना। तो ब्रह्म संहिता का निर्माण किन्होंने किया, ब्रह्मा जी ने, उनकी लाइब्रेरी में है, 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक वाली। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे बड़ी या सबसे प्राचीन संहिता कौन सी हो गई, ब्रह्म संहिता, पर वो पूछने के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, लिखो सबसे पुरानी व प्रथम संहिता भूलोक पर, सबसे बड़ी भी ऐसे ही लिखना, सबसे बड़ी लिखना, पुरानी ना लिखना, पुरानी नहीं लिखना, आप लिखना सबसे बड़ी संहिता भूलोक पर, ऐसा लिखना, सबसे बड़ी संहिता भूलोक पर क्षारपाणी संहिता, क्षारपाणी संहिता, क्योंकि सबसे पुरानी तो हम कह नहीं सकते ना, इससे पहले तो अग्निवेश शुरू हो गए थे ना, प्रथमो तो अग्निवेश है ना, उन्होंने तंत्र की रचना की, तो सबसे पहले ना लिखें आप, प्राचीन ना लिखें आप, क्या लिखें, सबसे बड़ी संहिता भूलोक पर, कौन सी, क्षारपाणी संहिता, बट अप्राप्य है ये भी पूरी प्राप्त नहीं होती, ब्रैकेट में लिखना अप्राप्य, मतलब खंडित हो गई, फट आ गई, या नहीं कोई कलेक्ट करके रख पाया उसको, उस टाइम पे संरक्षण नहीं हो पाया उसका, लेकिन थी भूलोक की। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना, वैसे तो सबसे बड़ी संहिता ब्रह्म संहिता और भूलोक पर क्षारपाणी संहिता। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, देखो चरक संहिता में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण 2 स्थानों पर, चरक संहिता इकलौती संहिता ऐसी है जिसमें आयुर्वेद अवतरण कितनी बार बताया गया, 2 बार। तो पहले हेडिंग डालना आप चरक सूत्र 1, पहले हेडिंग डालना चरक सूत्र 1। तो चरक सूत्र 1 में लिखना आप, जो आयुर्वेद अवतरण है एरो एरो डाल के लिखना, आगे आगे लिखो, ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र। यहां तक तो कैसा आयुर्वेद हो गया, देवलोक का, देवलोक अवतरित या देवलोक में जो अवतरण हुआ, जो ट्रांसफर हुआ, वो वाला आयुर्वेद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एरो डाल के लिखना, इंद्र से आगे भारद्वाज। तो भारद्वाज कौन थे, भूलोक पर लाने वाले आयुर्वेद को है ना। तो नेक्स्ट एरो डालना भारद्वाज, भारद्वाज के आगे एरो डालना पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, आत्रेय से आगे एरो डालना 6 शिष्य, आत्रेय के आगे एरो डालना 6 शिष्य, 6 शिष्यों के नाम लिख लेना वहां पर, कौन से, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारी, क्षारपाणी, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर,
हारित, क्षारपाणी, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, प्राशर, हारित, क्षारपाणी। तो ये 6 शिष्य हो जाएंगे किसके? पुनर्वसु आत्रेय के। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर लिखो चरक चिकित्सा 1 चतुर्थ पाद। नेक्स्ट हेडिंग डालना, चरक चिकित्सा 1 चतुर्थ पाद। वहां पर भी आयुर्वेद अवतरण की बात की गई। वहां कैसे की गई? लिखो ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी, अश्विनी से इंद्र। तो ये तो सेम है, यहां तक तो देवलोक वाला जो इंद्र तक है। इसके बाद यहां पर भारद्वाज नहीं है। इंद्र के बाद सीधा कौन आ जाएगा? पुनर्वसु आत्रेय। और पुनर्वसु आत्रेय के बाद 6 शिष्य। तो यहीं पर साइड में लिखना है यहां पर कि भारद्वाज एब्सेंट। बड़ा बड़ा लिख लेना, भारद्वाज जो है एब्सेंट। नोट डाल के लिखना, फिर यहां पे लिखो 1,00,000 श्लोक वाली अन्य संहिता। एक तो ब्रह्म संहिता हम पढ़ते ही है ना। ब्रह्म संहिता तो हम बार बार बात करते हैं ना। ब्रह्म संहिता की सुश्रुत में भी पढ़ेंगे आप, सूत्र में पहले चैप्टर में, वहां पे भी ऐसे ही कहा गया ब्रह्म संहिता के बारे में। और यहां पर आप लिख रहे हैं कि 1,00,000 श्लोक वाली अन्य संहिता जो है गोरख संहिता। 1,00,000 श्लोक वाली अन्य संहिता गोरख संहिता, रिटन बाय गोरखनाथ 12वीं सदी, रिटन बाय गोरखनाथ 12वीं सदी, रस शास्त्र पर। किस पर है? रस शास्त्र पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना वहीं पे नोट में, लिखो भूलोक पर आयुर्वेद उपदेश करने वाले प्रथम व्यक्ति भारद्वाज। भूलोक पर आयुर्वेद उपदेश करने वाले, जैसे हम क्या कहते हैं, आद्य उपदेष्टा कौन है? आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा कौन है? ब्रह्मा। आद्य उपदेष्टा लिखा ना आपने, आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा अभी तो लिखा आज ही। तो आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा कौन है? ब्रह्मा, है ना। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि भूलोक पर आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा, या सबसे पहले आयुर्वेद किसने कहा? भारद्वाज ने। समझ जाना, वहां भूलोक शब्द मिले तो कभी फिर ब्रह्मा लगाया हो। भगवान ब्रह्मा नहीं आए थे नीचे बताने यहाँ, है ना। तो भूलोक पर जो है आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा या प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारद्वाज। भूलोक पर आयुर्वेद बताने वाले या प्रथम उपदेष्टा, ठीक है, भारद्वाज। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि देवलोक और भूलोक के बीच की कड़ी कौन थे? भारद्वाज। जैसा भी आप क्वेश्चन समझे आप, है ना, आपको पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट से अलग लिखो सुश्रुत। आयुर्वेद अवतरण के लिए लिखना नेक्स्ट पॉइंट, आयुर्वेद अवतरण के अंतर्गत ही सुश्रुत सूत्र 1, सुश्रुत सूत्र 1, सुश्रुत सूत्र 1 में लिखना ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी, अश्विनी से इंद्र। यहां तक तो सेम रहेगा, वही चरक जैसे ही। ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, देन अश्विनी, अश्विनी से इंद्र। इंद्र के आगे एरो डालना धन्वंतरी। इंद्र से आगे कौन आ जाएंगे? धन्वंतरी। और धन्वंतरी के बाद 7 शिष्य। धन्वंतरी के बाद उनके 7 शिष्य हो जाएंगे। 7 शिष्यों के नाम लिखना, लिखो औपधनेव, औपधनेव, और अभ्र, और अभ्र, पोषकलावत, पोषकलावत, गोपुर रक्षित, गोपुर रक्षित, कृतवीरे, वैतरण, वैतरण, सुश्रुत, वैतरण, सुश्रुत। फिर यहीं पर लिखना है, तो धन्वंतरी के 7 शिष्यों पे तो गया ही। डलहन के 5 और शिष्य, नेक्स्ट लाइन में यहीं पर लिखना, डलहन के 5 और शिष्य जिनके पास आयुर्वेद ट्रांसफर हुआ। कह रहा डलहन के 5 और शिष्य कौन से हैं? लिखो कांकायन। डलहन के 5 और शिष्य कांकायन, गार्गे, गालव, निमी, कांकायन, गार्गे, गार्गी जैसे लिखते हो वैसे ही गार्गे, गालव, ग आकर डंडा, ल व, गालव, निमी, प्लस करके लिखना भोज, प्लस करके भोज। भोज के नीचे लिखना भोज कैसे थे? शल्य, वो शल्य के वो थे, प्रवर्तक थे। और बाकी चारों शालाक के।
बाकी चारों शालाक्य के प्रवर्तक थे, इन्हीं शालाक्य के बारे में वर्णन किया उन्होंने, शालाक्य के ऊपर बुक्स लिखी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नोट डाल के, नोट डाल के लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विदेह देश के राजा निमि को, विदेह देश के राजा निमि को शालाक्य तंत्र का विदेह देश के राजा निमि को शालाक्य तंत्र का आद्य उपदेष्टा माना गया है। विदेह देश के राजा निमि को शालाक्य तंत्र का आद्य उपदेष्टा माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर नोट में ही लिखो, कांकायन को बहालीक भीषक, बहालीक देश के रहने वाले थे। बहालीक, ब आकरंडा ह ल, बड़ी की मात्रा क, बहालीक भीषक, क्योंकि बहालीक देश के रहने वाले थे इसलिए बहालीक भीषक तथा प्रथम यूनानी वैद्य कहा गया है, तथा प्रथम यूनानी चिकित्सक या वैद्य जो भी कहीं आप कहा गया है। किसको? कांकायन को। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नोट में ही लिखो, हिरण्याक्ष को एरो डाल के लिखना, यूरोपीय चिकित्सक। हिरण्याक्ष को यूरोपीय चिकित्सक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, महर्षि पेंगी को, पेंगी प दो मात्राएं ऊपर बिंदु, ग बड़ी की मात्रा पेंगी, महर्षि पेंगी को चीनी चिकित्सक। नाम में ऋषि जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही है, पेंगी। महर्षि पेंगी जो है चीनी चिकित्सक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो, मिस्र देश की चिकित्सा परंपरा में, मिस्र देश की चिकित्सा परंपरा में थोथ को, THOTH, थोथ को प्रथम आचार्य माना है। थोथ को प्रथम आचार्य माना है, THOTH। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मिस्र देश के थोथ को ग्रीस देश में हर्निस के नाम से पुकारते हैं। मिस्र देश के थोथ को ग्रीस देश में थोथ के नाम से पुकारते, हर्निस के नाम से पुकारते हैं। हर्निस, HERNES, हर्निस के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नोट से अलग, लिखो, अष्टांग संग्रह सूत्र 1, अष्टांग संग्रह सूत्र 1 आयुर्वेद अवतरण में। तो अष्टांग संग्रह सूत्र 1 में लिखना, ब्रह्मा से डीपी से अश्विनी कुमार, वही मतलब दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, यहां तक तो वही सेम है। फिर लिखना आगे एरो डाल के लिखो, पुनर्वसु आत्रेय आदि को नेता बनाकर, इंद्र के बाद एरो डाल के लिखना, पुनर्वसु आत्रेय आदि को नेता बनाकर, पुनर्वसु आत्रेय आदि को नेता बनाकर भारद्वाज, निमि, काश्यप, आलम्बायन ऋषि, निमि, काश्यप, आलम्बायन ऋषि, इन सबके पास क्या जो आयुर्वेद गया तो इन तक ट्रांसफर हुआ यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यहीं पर, नोट डाल के लिखो, अष्टांग संग्रह में भगवान बुद्ध के लिए एकम वैद्य कहा गया है। अष्टांग संग्रह ने अष्टांग संग्रह ने भगवान बुद्ध के लिए, अष्टांग संग्रह ने भगवान बुद्ध के लिए एकम वैद्य,
भगवान बुद्ध के लिए क्या कहा है? एकम वैद्य, की इकलौते वही वैद्य हैं, एकम वैद्य कहा गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालना फिर नोट से अलग, अष्टांग हृदय सूत्र 1, अष्टांग हृदय सूत्र 1, स्टार्टिंग सेम वही, ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी, अश्विनी से इंद्र, यहां तक तो वही सेम रहेगा, इंद्र तक। आगे एरो डालना, इंद्र के बाद जो है लिखो आत्रेय आदि मुनि, आत्रेय आदि मुनि उनके पास ट्रांसफर हुआ, और आत्रेय आदि मुनि से आगे एरो डालना अग्निवेश आदि, अग्निवेश आदि। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखो काश्यप विमान स्थान, काश्यप ने आयुर्वेद अवतरण कहाँ कहा है? विमान स्थान में। पूछेगा आपसे कौन से स्थान में, क्योंकि मोस्टली सबका सूत्र स्थान है ना, तो काश्यप का कौन सा स्थान है? विमान स्थान। तो इसमें लिखना ब्रह्मा, ब्रह्मा से अश्विनी, दक्ष प्रजापति है ही नहीं यहाँ पर, ब्रह्मा, ब्रह्मा से क्या आ जाएगा सीधा? अश्विनी। कौन एब्सेंट हो गए यहाँ? डीपी, यानी दक्ष प्रजापति है ही नहीं यहाँ पर, मेंशन ही नहीं है, तो ब्रह्मा, ब्रह्मा से सीधा लिखना अश्विनी, अश्विनी से इंद्र, अश्विनी से इंद्र, और इंद्र से आगे एरो डाल के लिखना काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, इन ऋषियों के पास गया, काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, आगे एरो डालना इनके पुत्र व शिष्य, आगे जो है इन्हीं के पुत्र व शिष्य। नेक्स्ट हेडिंग डालना पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। तो पुराणों के अनुसार जो आयुर्वेद अवतरण है वो भी मेनली आप लिखेंगे ब्रैकेट में ब्रह्म वैवर्त पुराण, किसने लिखा था? व्यास जी ने। वेद व्यास, बादरायण वेद व्यास, जो भी कह ले आप, है ना, एक ही बात है, व्यास कहें, वेद व्यास जी कहें, या बादरायण वेद व्यास, बताया था आपको कल, है ना। वेद व्यास जी भी ऐसे ऋषि थे, आपने सुना होगा, महाभारत में जितने लोग मर गए थे ना, सबको जिंदा कर दिया था इन्होंने। सोचो आप, सबको जीवित कर दिया, सबको, जितने लोग मर गए थे महाभारत में, सभी को, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सभी को। जानते हैं आप, लास्ट में जब धृतराष्ट्र का पूरा घमंड वमंड टूट गया था ना, कि धृतराष्ट्र को लगा कि मैंने सच में पुत्र मोह में सब गड़बड़ कर दिया। हालांकि आप जानते हैं ना, युद्ध के बाद भी उनके अंदर क्या था, इतनी ईर्ष्या थी कि उन्होंने सोचा था भीम जैसे, क्योंकि भीम ने क्या किया था, किसी की छाती फाड़ी थी, किसी की जंगा तोड़ी थी, बहुत कुरूप तरीके से मारा था भीम ने सभी को, है ना, बहुत ही, सभी, काफी सारे कौरव पुत्रों को उसी ने मारा था। तो उनको ये था, उनको भीम पे बहुत गुस्सा था, तो उनको था कि जब भी वो प्रणाम करने आएगा तो उसको मैं अपने बल से बीच के मार डालूंगा, है ना। तो अब साथ में उनके कौन थे, हर जगह एंट्री उन्होंने, पहला उन्हीं का पांव आता, तो तुम रुको जरा, उन्होंने भीम को जीवोस किया साइड में, और वो पुतला जो था उसको आगे कर दिया, तो उन्होंने उसको बीच के मार डाला, तब उसका घमंड टूटा कि अभी तक पुत्र मोह में था, तो उनको वहां से बाहर निकाला ना। तो फिर उसके बाद जब घमंड टूटा, तब उन्होंने मांगा उनसे, भगवान श्री कृष्ण जी से, कि मुझे एक बार देखना है, अभी मैं तो देख ही नहीं पाया पुत्रों को या ये सब, तो एक बार मुझे वो चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं भी भगवान हूँ, मैं कोई वो तो हूँ नहीं, ये काम तो फिर साधु ही कर सकते हैं, ऋषियों में अलग प्रताप होता था, है ना। तो उन्होंने फिर वेद व्यास जी को बुलाया, उनसे कहा, तो उन्होंने फिर जो था तो महाभारत चला दी थी सामने ही, है ना, कि लो देखो जिसको जो देखना है, सब करेक्टर वरेक्टर ये वो दिख रहे हैं, मोस्टली सब थे तो अपने कर्मों का फल भोग रहे थे, बाकी तो सब अपना बैलेंस ही करके मोक्ष प्राप्त करके सब अच्छे कारण वगैरह जो भी थे, भीष्म पितामह जो भी थे, द्रोणाचार्य, मृत्यु जैसे मर्जी हुई हो, लेकिन उनके अपने अपने कर्म थे, वो भोग के उन्होंने गए तो सब मोक्ष प्राप्ति के लिए थे, है ना। तो वो सब उनको दिखा रखा था, फिर उन्होंने सबका दिखाया कि देखो स्वर्ग में सब मजे ले रहे हैं, हम लोग ऐसे ही पड़े। दुर्योधन उसको बहुत मोह था ना दुर्योधन से, कि मुझे देखना है, ये वो पुत्र मोह में बहुत अंधे थे, वो पुत्र मोह ना होता तो पूरी महाभारत बच जाती। थोड़ा शब्दों का तो वो था, शब्द बहुत बड़ी चीज है ना। वो शायद मैंने बताया था ना, कोई कहावत है कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना हाथ ना पांव, एक शब्द करे औषधि और दूसरा शब्द करे घाव, है ना। तो वो ऐसा ही घाव हुआ था, अंधे का पुत्र अंधा, हो गई महाभारत उस पे पूरी, ना द्रौपदी बोलती ना कुछ होता। और वो भी कहा है, चाणक्य ने कहा है
कि कभी भी अगर आप मद में गिर जाएं या गलती कर जाएं नशे में, उन्होंने कहा कुछ चीजों का पछतावा नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही, आप चाणक्य भी नहीं पढ़ते हो, उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कुछ चाणक्य की। उन्होंने कहा है कि जब भी आप मद में कोई काम कर जाओ ना, जैसे आपने सपोज नशे में कुछ कर दिया, गलत काम कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, उसका पछतावा नहीं करना चाहिए, फिर काहे का गिल्ट, है ना, क्योंकि आप होश में नहीं थे। कीचड़ में आप पानी में गिर जाओ तो कभी पछतावा नहीं करना है। कोई भी फिसल कर वो लोग हंस रहे हैं ना आप पे, तो हम लोग वो लो फील कर जाते हैं ना, तो उसका भी पछतावा नहीं करना चाहिए। तो वो बड़ी सही बात है, वो महाभारत पे सटीक बैठती है ना। दुर्योधन को भी गिर ही गया था तो क्या ही फालतू का वो उसने क्या ही दिया, कहते इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन होना था सब कुछ, वो घमंड था उसके अंदर या जो भी था, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया। तो पुत्रों तक घुमा फिरा के कहाँ जाके बात निपटी। छोटी सी बात सोच ना, तो वक्त और समय का कहाँ पता लगता है कि कौन सी लीला कहाँ जाके समाप्त होगी, है ना। वैसे ही है, तो व्यास जी का बहुत बड़ा वो था, रोल था महाभारत के उसमें, पूरी उसमें रचना में जो भी था, वेद व्यास जी का। कहने को आप ऐसे ही नाम पढ़ लेते हैं 36 जगह, लेकिन अगर देखें तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, है ना। वेद व्यास जी खुद ब्रह्मपुत्र ही थे एक तरह से, डायरेक्टली। तो सब बढ़िया वो था ऋषि महर्षियों का, है ना। एक वो मैंने आपको नारद जी का भी एक बार हुआ था ना, एक स्टोरी बताई थी आप लोगों को, साधु वाली, कि ऋषि महर्षियों का जो तेज होता था भगवान से ज्यादा होता था। कहते हैं ना भक्त भगवान से बड़ा, है ना। तो वही कहानी थी कि एक राजा थे जिनकी औलाद नहीं हो रही थी, पुत्र नहीं हो रहे थे। तो वो राजा को क्या था कि उसने कुछ व्रत व्रत का रखा, तो नारद जी आए संपूर्ण के लिए ब्राह्मण के तौर पे। तो उन्होंने खूब, राजा ने खूब सेवा की। तो नारद जी खुश है एकदम, कहते मांगो क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपका दिया सब कुछ है, मेरे को पुत्र दे दो, दे सकते हो तो, वही चाहिए बस, उसी की कमी है। तो नारद ने कहा हाँ क्यों नहीं, पुत्र जरूर देंगे। तो उनके मुख से ना निकल ही नहीं पाया कि तुम्हें पुत्र हो, नहीं क्यों, उसकी किस्मत में नहीं था, विधि में नहीं था, विधि विधान में नहीं लिखा था उसको पुत्र होना राजा को, तो फिर नारद से भी कैसे निकलता ना, है ना। तो निकल नहीं पाया, तो उन्होंने थोड़ा सा सिर खुजाया और वापस गए सीधा विष्णु जी के पास, उन्हें जगाया, उन्हें बोला भाई दो ना उनको, उन्होंने मेरे को खुश किया, मुझे देना है उनको, कुछ करो। कहते नहीं दे सकते, नहीं है उनके उसमें। उन्होंने, नारद जी ने बड़ा गिल्टी सी फील हुई कि यार मैं तो बोल आया था। दोबारा राजा को बोला जाके कि राजन कुछ और मांग लो। कहता बाकी तो क्या ही है, चलो कोई नहीं, जो होगा मेरी किस्मत में ठीक है। कुछ समय बाद जब नारद जी घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे आकाश में, तो उन्होंने देखा नीचे झांक के कि राजा जो है 5-5 पुत्रों के साथ खेल रहे हैं। नारद को बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे यार, ये 5 पुत्र कहाँ से, कहीं कहीं से लिए होंगे या तो कहीं से आए होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, इसके तो थे नहीं। उसने पूछा कि राजन भाई किसके पुत्र हैं, तो उसने कहा मेरे अपने पुत्र हैं, शायद आप ही का आशीर्वाद लगा होगा या कुछ भी। नारद जी तो कुपित, है ना। तो नारद जी को लगा तो बड़ी गड़बड़ है। नारद जी फिर से विष्णु जी के पास दोबारा से, कहते कि भाई क्या सिस्टम है, जब मैं बोल रहा था तब तो दिए नहीं, अब तुमने 5-5 पुत्र दे दिए, है ना। तो उसने पूछा, कहते मैंने कुछ नहीं किया। कहते आप राजन से पूछो ना जाके कि राजा के पुत्र में तो कहाँ से, मुझसे पूछो जाके। नारद जी फिर वापस बेचारे, फिर राजा जी के पास, भाई कहाँ से लाए हो, बताओ तो सही कैसे हुए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक बार ना 5 ऋषि आए थे, तो वो यहाँ साधु थे, वो जा रहे थे, तो भूख से पीड़ित थे, तो मैंने उनका खाना पाना किया, सब सेवा सुवा की। उन्होंने भी ऐसे ही कहा, हर कोई मेरे को यही पूछता था कि भी हाँ क्या चाहिए, तो मैंने उनको भी यही कहा मेरे को तो पुत्र चाहिए और कुछ नहीं। तो उन्होंने हाथ हिलाते हुए कह दिया 5 है ना, हम जब 5 होंगे। तो इतना कह के चले गए। कहते उसके बाद एक एक करके 5 पुत्र हो गए। नारद जी फिर विष्णु जी के पास, कहते जब मैंने कहा था तब तो दिए नहीं। तो उन्होंने कहा भाई तुमने मेरे से मतलब एक ऑर्डर की उसमें कहा, वो भक्त हैं, उन्होंने मेरे से हाथ पकड़ के करवा लिया, मैं क्या करूं, है ना। तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें कहा कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बंदर का, एक बिल्ली का, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बंदर का बच्चा बन के भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बंदर का बच्चा कैसे पकड़ता है भगवान उसको, अपनी माता को, है ना। और ऐसे एनगल्फ कर लेता है ना, ऐसे पकड़ के भींच के रहता है। हम सोचते हैं भगवान को ऐसे पकड़ ले, कहीं जाने ना दे, दे घंटी पे घंटी धूप बत्ती, ये सब 500 रुपए दान, ये वो सब हम करते हैं, है ना। ऐसा हम ऐसे भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें मजा थोड़ी ना है। मजा तो बिल्ली के बच्चे में है ना। जब भगवान हमें गर्दन से पकड़े और पार उतार दे। बिल्ली को देखा अपने बच्चे को ले जाते हुए, गर्दन से पकड़ के लेके जाती है, खरोच तक नहीं आती है। मजा तो उसमें है कि भगवान हमें ऐसे ले जाए। इसमें मजा थोड़ी ना कि हम चिपके, हम चेप हों, हम क्यों चेप, भगवान हमारे में वो करे ना, इतना हम कर्म करें कि भगवान हमारे लिए इतना करे। यहाँ तो हम चेप हो रहे हैं बंदर के बच्चे में, तो तभी तो हम बंदर से बड़े हुए हैं, और क्या है हम, वो बंदरों वाले ही काम है हमारे, जबरदस्ती भगवान पकड़ने में लगे हुए हैं। कहाँ जहाँ देखें, जिधर देखें, जैसा देखें अपना। हमें क्या करना चाहिए, क्या बनना है आपसे, बिल्ली का बच्चा, है ना, ना कि बंदर का बच्चा, मतलब भाव के उसमें, है ना, भगवान के उसमें।
मम्मी को बंदरी बिल्ली नहीं बना देना है, नहीं तो गाली दो कभी बाद में ना, हमें ऐसा कह दिया। भाव को समझे आप, ठीक है। तो व्यास जी का अपना बहुत बड़ा रोल रहा है ना। तो वेद व्यास जी का और भी बुक्स वगैरह आप और भी चीजें पढ़ते हो, काफी कुछ है ना, लिटरेचर में बहुत कुछ है। अभी लिखवाएंगे नोट में आपको। पहले आप पुराणों के अनुसार लिखना कि ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है ब्रैकेट में लिख लेना, रिटन बाय, कल भी बात की थी, व्यास जी। और यहीं पे लिखना पुराणों के अनुसार क्या कहा गया। फर्स्ट लिखना इसमें प्रजापति, ये दक्ष प्रजापति की बात नहीं हो रही, प्रजापति मतलब भगवान काश्यप, उनकी बात हो रही है। प्रजापति, प्रजापति से आगे एरो डालना भास्कर, प्रजापति के बाद भास्कर, भास्कर के बाद कितने शिष्य थे? 16। भास्कर के बाद एरो डाल के लिखना 16 शिष्य। नोट डाल के लिखना बस इतना ही, आयुर्वेद अवतरण में प्रजापति, प्रजापति से भास्कर, भास्कर से फिर 16 शिष्यों पे गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यहीं पर नोट में, लिखो बादरायण वेद व्यास। नोट में लिखना बादरायण वेद व्यास, इनकी बुक्स के नाम लिखना आप, क्या क्या लिखा है बादरायण वेद व्यास ने। तो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण तो है ही, वो तो लिख ही लिया था, कोमा करके लिखना वेदांत दर्शन, वो आगे पढ़ेंगे आप जब दर्शन पढ़ाएंगे। वेदांत दर्शन, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण। नेक्स्ट हेडिंग डालना जैनाचार्य, आयुर्वेद अवतरण में नेक्स्ट हेडिंग नोट से अलग जैनाचार्य अनुसार। तो जैनियों ने या जैनाचार्यों ने जो दिया है आयुर्वेद अवतरण, उन्होंने क्या कहा है जैनाचार्यों ने। तो जैनाचार्यों के अनुसार लिखना, लिखो प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर से कहा गया आयुर्वेद, एरो डाल के लिखना, लिखो गणधर, गुण जैसे लिखते हो वैसे गणधर प्रवेष्टि। तो एक वो जैनियों में एक समुदाय था जिनको क्या कहा गया, गणधर प्रवेष्टि, प्रविष्ट जैसे लिखते हो वैसी प्रवेष्टि। नेक्स्ट एरो डाल के लिखना फिर अन्य योगी, उसके बाद अन्य योगियों पर ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर आयुर्वेद अवतरण की बात की है, जितनी बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप नोट डाल के लिखो दक्ष प्रजापति की 28 कन्याएं, नोट डाल के लिखना दक्ष प्रजापति 28 कन्याएं जिन्हें राजा चंद्रमा ने भार्य रूप में स्वीकार किया, भार्य यानी पत्नी रूप में स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति की 28 कन्याएं जिन्हें राजा चंद्रमा ने भार्य रूप में स्वीकार किया। तो उन्होंने ज्यादातर इंटरेस्ट किस में रखा, रोहिणी नामक कन्या में अधिक आसक्त होने के कारण, रोहिणी नामक कन्या में अधिक आसक्त होने के कारण राजा चंद्रमा को सर्वप्रथम राजयक्ष्मा, राजा चंद्रमा, इसीलिए तो उसको राजा राजयक्ष्मा कहा गया कि राजा को सर्वप्रथम हुआ, राजा मतलब चंद्रमा को, तो राजा चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग हुआ सर्वप्रथम। जैसे आपको कल पांडु की उत्पत्ति बताई थी, पांडु की बताई थी ना कि पांडु रोग जो है, राजा पांडु जो थे धृतराष्ट्र के जो भाई थे, वहां से मतलब वर्ण के हिसाब से उनको पांडु कहा गया था, तब से पांडु रोग उत्पन्न हुआ, वहां से पांडु रोग जो प्रचलित हुआ है ना। तो ऐसे ही आप याद रखें, राजयक्ष्मा जो है राजा चंद्रमा को सर्वप्रथम हुआ था, इसलिए राजयक्ष्मा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट ना पर्याय इंद्र के लिए, इंद्र के लिए जो संहिता में जगह जगह आपको चरक में पर्याय मिलते हैं इंद्र के लिए, लिखो सहस्त्राक्ष, सहस्त्र अक्ष हजार आंख वाला, सहस्त्राक्ष, कोमा शचीपति, शचीपति, शची इनकी उनका नाम है ना, स्त्री का तो शचीपति। नेक्स्ट लिखना अमर गुरु, अमर गुरु या अमर प्रभु, अमर गुरु या अमर प्रभु। बलहंतारम, बलहंतारम, मेष वृषण, मेष वृषण, शक्र, श क के पैर में र, जैसे शुक्र लिखते हो वैसे ही शक्र, मेष वृषण कोमा शक्र। चक्र के लिए लिखना वही ब्रैकेट में आल्सो फॉर कुटज, कुटज का भी पर्याय होता है प्लांट्स में, यहाँ तो इंद्र के लिए आया है शक्र, इसीलिए कुटज बीज को क्या कहा जाता है, इंद्र यव, है ना, यव मतलब बीज।
तो कुटज बीज है, इसलिए इंद्रजाव कहा जाता है क्योंकि शक्र उनमें कॉमन है। शक्र का नाम शक्री इंद्र हो गया, शक्री कुटज हो गया, है ना। तो वैसे ही ध्यान रखें आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नोट में ही, लिखो पशु चिकित्सा का वर्णन। नोट में लिखना पशु चिकित्सा का वर्णन चरक संहिता में 2 स्थानों पर। चरक संहिता में 2 स्थानों पर। कौन से 2 स्थानों पर? चरक चिकित्सा 23 और चरक सिद्धि 11। चरक चिकित्सा 23 और चरक सिद्धि 11 में। ठीक है, आज इतनी बात करते हैं, बाकी की बात फिर कल की जाएगी। पढ़ें इसको आयुर्वेद अवतरण को, जितनी बात की गई आयुर्वेद अवतरण के बारे में, बाकी की बात फिर कल करेंगे, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो नोट में पॉइंट्स लिखवाए जाते हैं वो एज इट इज याद करने की कोशिश करना है सभी को, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे किसी टाइम पे, पुराने टाइम पे, ना, तो रिपीटेड होते रहते हैं, कोई एक आध जरूर फंस जाता है। जा सकते हैं सभी लोग, स्टेटस शेयर करेंगे जरूर, चेक करेंगे आज जरूर सभी को।